हेलो मित्रों, हमारे चैनल एसडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बौद्धकालीन शिक्षा पर प्रकाश डालेंगे। इसके पहले हमने अपने पिछले वीडियो में वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डाला था। आज हम बौद्ध शिक्षा पर प्रकाश डालेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा का समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक माना जाता है। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्रमवार एक बार प्रथम दृष्टया नज़र डाल लेते हैं, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य, प्रवज्या, संस्कार, दिनचर्या, 10 शिक्षा पदानि, शिक्षा संस्थाएं, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, भाषा का माध्यम, छात्र अध्यापक संबंध, अनुशासन और दंड व्यवस्था, नारी शिक्षा, उपसंपदा संस्कार, वित्त व्यवस्था आदि का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य। बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना था। बालक का चरित्र निर्माण सर्वोपरि था। बौद्ध काल में शिक्षा इस तरह दी जाती थी, बालक का आत्म उत्थान, नैतिक उत्थान हो सके। दूसरा पॉइंट है बौद्ध धर्म का प्रसार करना। बौद्ध काल के सभी छात्र शिक्षा के उद्देश्य को आत्मसात करते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते थे। तीसरा पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास करना। बौद्ध काल में व्यक्तित्व का विकास भी सर्वोपरि था। चौथा पॉइंट है जीवन के लिए तैयार करना। बौद्ध काल में शिक्षा इस तरह दी जाती थी कि यदि शिक्षा पूरी हो जाए तो जीविकोपार्जन सामनेर छात्र कर सके। पांचवा पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना बताया था। फिर आती बात शिक्षा संस्कार की शुरुआत कैसी होती थी, तो पवज्या संस्कार से होती थी। इसका शाब्दिक अर्थ बाहर जाना, अर्थात शिक्षा के लिए बाहर जाना। मठ में प्रवेश हेतु मठ का सबसे बड़ा भिक्षुक इस संस्कार को कराता था। बालक सिर के बाल मुड़वाकर पीले वस्त्र में भिक्षुक के चरणों में माथा टेककर शरण त्रयी लेता था। मित्रों, बात आती है शरण त्रयी क्या है। शरण त्रयी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तीन इन वाक्यों को पूरा करके सामने बौद्ध मठ में प्रवेश पा जाता था। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ हुआ मैं बुद्ध की शरण में जाऊंगा, मैं धम्म की शरण में जाऊंगा, धम्मम शरणम गच्छामि। फिर संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाऊंगा। बौद्ध काल के छात्रों की दिनचर्या कैसी होती थी, इसका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले नित्य कर्म और कड़े अनुशासन, 10 आदेश का पालन करना, भिक्षाटन बौद्ध काल की दिनचर्या हुआ करती थी। 10 आदेश का पालन क्या होता है, जिसे हम 10 शिक्षा पदान, 10 शिक्षा पद भी कहा जाता है। 10 शिक्षा पदान कौन कौन से हैं? अहिंसा का पालन करना, शुद्ध आचरण करना, सत्य बोलना, सत आहार करना, मादक पदार्थों से दूर रहना, निंदा न करना, श्रृंगार न करना। 8वां पॉइंट नित्यादि तमाशों को न देखना और अपरिग्रह। 9वां पॉइंट है। 10वां है सोना,
चांदी, जवाहरात जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का दान न लेना। ये बौद्ध काल के सभी छात्रों के लिए अत्यधिक आवश्यक था। अब हम बौद्ध काल की शिक्षण संस्थाओं का अध्ययन करेंगे, जिन्हें बौद्ध मठ या बौद्ध विहार भी कहते थे। शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थीं? तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, नदिया, मिथिला, जगद्दला बौद्ध काल की प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थीं। फिर बात आती है पाठ्यक्रम कैसा था। मित्रों, पाठ्यक्रम बौद्ध काल का 2 भागों में विभक्त था। प्रथम प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में सामनेर लिखना पढ़ना सीखता था और उच्च शिक्षा में धर्म, दर्शन, इतिहास, भाषा साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, चित्रकला, शिल्पकला और सैनिक शिक्षा पर प्रकाश डाला जाता था। अब बात आती है शिक्षण विधि कौन कौन सी थी। बौद्ध काल की शिक्षण विधि मौखिक, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, व्याख्यान और प्रयोगात्मक विधि बौद्ध काल की प्रमुख शिक्षण विधियां थीं। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, इन विधियों में किन किन बातों का उल्लेख होता है। फिर बात आती है बौद्ध काल का भाषा का माध्यम क्या था। भाषा का माध्यम बौद्ध काल में पाली भाषा थी। छात्र अध्यापक संबंध अत्यंत मधुर, पवित्र और स्नेहपूर्ण होते थे। भिक्षुक सामनेर के सभी समस्याओं का समाधान करता था, प्रेम से उनकी शिक्षण जिज्ञासा को पूर्ण करता था। फिर बात अनुशासन और दंड व्यवस्था। बौद्ध काल में अनुशासन का पालन मठ में आवश्यक था। नियमों के उल्लंघन पर छात्र को मठ से निष्कासित कर दिया जाता था। बौद्ध काल में नारी शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में नारी शिक्षा लगभग उपेक्षित थी। मित्रों, परंतु बाद में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुणी के रूप में मठों में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। फिर बात आती है उपसंपदा संस्कार। बौद्ध मठ में 12 वर्ष की शिक्षा पूर्ण होने पर उपसंपदा संस्कार होता था। इसके बाद सामनेर पूर्ण भिक्षुक बन जाता था। जो सामनेर गृहस्थ होते थे उनका उपसंपदा संस्कार नहीं होता था। फिर बौद्ध काल की वित्त व्यवस्था कैसी थी। राजस्व, धर्मस्व, उपहार, दान, समाज द्वारा सहायता, भिक्षा और शुल्क इत्यादि बौद्ध मठों की आय के प्रमुख साधन थे। इनके माध्यम से बौद्ध शिक्षण संस्थाओं की आय होती थी, जिससे समस्त कार्य सुचारू रूप से चलता था। फिर छात्रों के भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, अध्यापकों के वेतन, उपकरणों व भवनों का निर्माण व देखभाल तथा साहित्य सृजन बौद्धकालीन शिक्षा के व्यय की प्रमुख मदें थी। इस पे अत्यधिक व्यय किया जाता था। अंतिम पॉइंट है बौद्धकालीन शिक्षा की कमियां। नंबर 1, कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश, लौकिक जीवन की उपेक्षा, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, हस्त कार्यों के प्रति घृणा, सैनिक प्रशिक्षण की उपेक्षा, ये प्रमुख बौद्धकालीन शिक्षा की कमियां रही हैं, जिनका हमने अध्ययन आज अपने इस वीडियो में किया है। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह YouTube पे लोड होने वाला तीसरा वीडियो पसंद आएगा और हम इसमें कहीं कोई कमी रह गई हो तो कृपया सुझाव ज़रूर करें। हमारे YouTube चैनल SD पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।